रोजालिंड फ्रैंकलिन, डीएनए की भुला दी गई नायिका। विज्ञान के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभा और योगदान के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। रोजालिंड एल्सी फ्रैंकलिन एक ऐसा ही नाम है, एक ऐसी ब्रिलियंट वैज्ञानिक जिनकी खोज ने जीवन के रहस्य, डीएनए की संरचना को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी उन्हें वो श्रेय कभी नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। रोजालिंड का जन्म 25 जुलाई 1920 को लंदन के नॉटिंग हिल में एक संपन्न और प्रभावशाली ब्रिटिश यहूदी परिवार में हुआ था। उनके परिवार की पृष्ठभूमि अकादमिक और सामाजिक रूप से सक्रिय थी, जिसने रोजालिंड की बौद्धिक जिज्ञासा को बचपन से ही पोषित किया। उन्होंने कैम्ब्रिज के न्यूनहम कॉलेज में प्रवेश लिया, जो उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान में उच्च शिक्षा के कुछ प्रमुख संस्थानों में से एक था। उन्होंने 1922 में प्राकृतिक विज्ञान में अपनी डिग्री पूरी की, लेकिन उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय महिलाओं को पूर्ण डिग्री प्रदान नहीं करता था। उन्होंने ब्रिटिश कोल यूटिलाइजेशन रिसर्च एसोसिएशन बीचूरा में एक शोध अधिकारी के रूप में काम किया। यहाँ उन्होंने कोयले और ग्रेफाइट की सूक्ष्म संरचना पर महत्वपूर्ण शोध किया, जिससे गैस मास्क के विकास में सुधार हुआ। यह काम उनके डॉक्टरेट शोध का आधार बना, जिसे उन्होंने 19 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन विज्ञान में प्राप्त किया। फ्रैंकलिन ने पेरिस में लैबोरेटरी सेंट्रल दे सर्विसेज चिमिक दे लेता में एक शोधकर्ता के रूप में पद संभाला। यहाँ उन्होंने जैक्स मेरिंग के मार्गदर्शन में एक्सरे विवर्तन की तकनीक में महारत हासिल की। यह तकनीक क्रिस्टलीय पदार्थों की परमाणु संरचना का पता लगाने के लिए एक्सरे का उपयोग करती है। पेरिस में बिताए गए वर्ष उनके जीवन के सबसे सुखद और वैज्ञानिक रूप से उत्पादक समय में से थे। वह किंग्स कॉलेज लंदन में एक रिसर्च फेलो के रूप में शामिल हुई, जहां उन्हें डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना पर काम करने का काम सौंपा गया। यहीं पर उनका सामना उस वैज्ञानिक और सामाजिक माहौल से हुआ जो उनके लिए चुनौतीपूर्ण और अंततः निराशाजनक साबित हुआ। किंग्स कॉलेज में उनके सहयोगी मॉरिस विल्किंस के साथ उनके संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण थे। विल्किंस ने गलती से यह मान लिया था कि फ्रैंकलिन उनकी सहायक के रूप में काम करें, न कि एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में। यह गलतफहमी और उस समय के पुरुष प्रधान वैज्ञानिक समुदाय का रवैया उनके बीच एक स्थायी दरार का कारण बना। इन चुनौतियों के बावजूद फ्रैंकलिन ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और डीएनए फाइबर की उच्च गुणवत्ता वाली एक्सरे विवर्तन छवियां बनाने में जुट गए। उन्होंने अपने छात्र रेमंड गॉसलिंग के साथ मिलकर डीएनए के दो रूपों फ्रैंकलिन ने यह भी स्थापित किया कि फॉस्फेट समूह डीएनए अणु के बाहर की ओर स्थित थे। उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध छवि फोटोग्राफ आशीर्वाद को कैप्चर किया। यह भी रूप डीएनए की एक आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट और विस्तृत एक्सरे विवर्तन छवि थी। यह तस्वीर स्पष्ट रूप से एक हेलिकल सर्पिल संरचना का प्रमाण देती थी। फ्रैंकलिन ने अपने निष्कर्षों को सावधानी पूर्वक दर्ज किया, लेकिन उन्हें प्रकाशित करने से पहले और अधिक सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। इसी बीच कैम्ब्रिज भी डीएनए की संरचना की पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास फ्रैंकलिन की तरह प्रयोगात्मक डेटा उत्पन्न करने की विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए वे मॉडल निर्माण पर निर्भर थे। मॉरिस विल्किंस ने रोजालिंड फ्रैंकलिन की अनुमति या जानकारी के बिना जेम्स वॉटसन को फोटोग्राफ दिया। वॉटसन यह एक यूरेका क्षण था। तस्वीर देखते ही वो समझ गए कि डीएनए एक डबल हेलिक्स है।
इन्हें मैंने अंशिया है जिसके ओनर से अतिरिक्त क्रेग और वॉटसन ने एक सरकारी समिति को प्रस्तुत की गई फ्रैंकलिन की एक अप्रकाशित रिपोर्ट तक भी पहुंच प्राप्त कर ली। इस रिपोर्ट में फ्रैंकलिन के महत्वपूर्ण गणना और अवलोकन शामिल थे, जिसमें डीएनए अणु के आयाम भी शामिल थे। वॉटसन और क्रिक तेजी से अपने प्रसिद्ध डबल हेलिक्स मॉडल को पूरा करने में सक्षम हो गए। अप्रैल 1985 में नेचर पत्रिका ने 3 लेखों का एक सेट प्रकाशित किया। पहला वॉटसन और क्रिक का था, जिसमें उन्होंने अपने डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्ताव रखा। दूसरा विल्किंस और उनके सहयोगियों का था, और तीसरा फ्रैंकलिन और गॉसलिंग का था, जो उनके डेटा का समर्थन करता था। हालांकि उनके लेख एक ही अंक में प्रकाशित हुए थे, लेकिन प्रस्तुति ने यह धारणा दी कि फ्रैंकलिन का काम केवल वॉटसन और क्रिक के मॉडल की पुष्टि कर रहा था। वॉटसन और क्रिक ने अपने लेख में फ्रैंकलिन के योगदान को केवल एक फुटनोट में अस्पष्ट रूप से स्वीकार किया। उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि उन्होंने उनकी अनुमति के बिना उनका डेटा देखा था। फ्रैंकलिन किंग्स कॉलेज के अप्रिय माहौल को छोड़कर बिर्कबे कॉलेज बर्नाल के अधीन काम किया और एक खुशहाल और अधिक सहयोगी वातावरण पाया। उन्होंने अपना ध्यान वायरस की संरचना पर केंद्रित किया, विशेष रूप से टोबैको मोज़ेक वायरस TMB पर। अगले 5 वर्षों में उन्होंने वायरस की संरचना पर अभूतपूर्व काम किया और 70 पत्र प्रकाशित किए। उनकी टीम ने यह साबित करने में मदद की कि TMB में RNA ट्राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस के प्रोटीन आवरण के भीतर अंग व्यक्त थे। यह वायरोलॉजी के क्षेत्र में एक मौलिक खोज थी। फ्रैंकलिन को डेमोग्रंथि के कैंसर का पता चला। यह संभव है कि एक्सरे के साथ उनके काम के दौरान विकिरण के संपर्क में आने से उनकी बीमारी में योगदान हुआ हो। अपने के बावजूद उन्होंने अपने शोध को जारी रखने के लिए साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने अपनी मृत्यु तक काम करना जारी रखा। कीमोथेरेपी उपचारों के बीच भी अपनी टीम का नेतृत्व किया। रोजालिंड फ्रैंकलिन का 6 अप्रैल 1965 को 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 4 साल बाद फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को डीएनए की संरचना की खोज के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, नहीं करे, इसलिए फ्रैंकलिन इस सम्मान के लिए पात्र नहीं थी। अपने अजी सही आनंद फौरी है। वॉटसन और क्रिक ने फ्रैंकलिन के योगदान का मुश्किल से ही उल्लेख किया। यह विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़े अन्यायों में से एक माना जाता है। कई वर्षों तक उनकी कहानी काफी हद तक अनकही रही। 1905 में जेम्स वॉटसन की पुस्तक द डबल हेलिक्स के प्रकाशन के साथ ही उनकी भूमिका पर व्यापक ध्यान गया। हालांकि वॉटसन ने पुस्तक में फ्रैंकलिन को रोजी के रूप में एक अप्रिय और अक्षम चरित्र के रूप में चित्रित किया, जो उनके प्रति उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसने फ्रैंकलिन के दोस्तों और सहयोगियों को उनके बचाव में आगे आने और उनके वास्तविक योगदान और चरित्र को उजागर करने के लिए प्रेरित किया। एनी सेयर की जीवनी रोज़ालिंड फ्रैंकलिन एंड डीएनए ने उनकी कहानी को सही करने और उनके काम के महत्व को स्थापित करने में मदद। आज रोज़ालिंड फ्रैंकलिन को व्यापक रूप से डीएनए की संरचना की खोज में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त है। कई विश्वविद्यालयों, भवनों और पुरस्कारों का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक्सोमास रोवर का नाम भी
रोजालिंड फ्रैंकलिन है। नाम साइन हनजी अनाइस किए गए आज के शिक्षी मानव का प्रतीक है। उनकी कहानी विज्ञान में महिलाओं के संघर्ष और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रतीक है। वो हमें याद दिलाती है कि वैज्ञानिक खोज केवल यूरेका क्षणों के बारे में नहीं है। की बच्चे श्रम साध्य और अक्सर अमान्य काम का परिणाम है। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक असाधारण वैज्ञानिक थी जिनकी विरासत उनके द्वारा उजागर किए गए जीवन के कोड में रहती है। उनकी कहानी यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है कि इतिहास सभी योगदानकर्ताओं को लेम या व्यक्तित्व की परवाह किए बिना श्री हृदय से खोज सीखे से ही सबसे अतिथि सकता है अचित श्रेय। फ्रैंकलिन की वैज्ञानिक कठोरता और अखंडता अद्वितीय थी। उन्होंने अनुमान लगाने के बजाय अनुभवजन्य साक्ष्य पर जोर दिया। यदि उन्हें थोड़ा समय दिया गया होता तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने स्वयं डीएनए की पूरी संरचना को हल कर लिया होता। किंग्स कॉलेज में उनका अनुभव लैंगिक भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण था जो उस युग में अकादमिक जगत में व्याप्त था। उन्हें सीनियर कॉमन रूम में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, जहां पुरुष सहकर्मी अनौपचारिक रूप से मिलते और विचारों का आदान प्रदान करते थे। क्योंकि इसने उन्हें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रवचनों से बाहर रखा। उनकी विरासत हमें वैज्ञानिक सहयोग में खुलेपन और सम्मान के महत्व की याद दिलाती है। वैज्ञानिक नैतिकता का और उल्लंघन है। फ्रैंकलिन का काम कोयले से लेकर वायरस तक फैला हुआ था, जो उनकी अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। वह सिर्फ डीएनए नहीं थी बल्कि एक पूर्ण वैज्ञानिक थी। उनकी मृत्यु विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। कौन जानता है कि अगर वह जीवित रहती तो और कौन सी खोजें करती। उनकी कहानी को नाटकों, साहित्य से वृत्त चित्रों और पुस्तकों में चित्रित किया गया है, जिससे उनकी विरासत को जीवित रखने में मदद मिली है। वह युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है जो बाधाओं को तोड़ना चाहती है। फोटोग्राफ केवल एक छवि नहीं है, यह वैज्ञानिक दृढ़ता और कलात्मक सुंदरता का एक वसीयतनामा है। फ्रैंकलिन ने अपने एक्सरे उपकरणों को स्वयं अनुकूलित और परिष्कृत किया, जो उनके असाधारण प्रयोगात्मक कौशल को दर्शाता है। जो केवल उच्चतम गुणवत्ता वाले डेटा को स्वीकार करती थी। उनके सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण का वॉटसन और क्रिक के तेजी मॉडल आधारित दृष्टिकोण के साथ टकराव हुआ। हालांकि अंततः दोनों दृष्टिकोणों की आवश्यकता थी, लेकिन एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता था। फ्रांसिस क्रिक ने बाद में स्वीकार किया कि फ्रैंकलिन खोज से कुछ ही कदम दूर थी। उन्होंने माना कि उनके प्रारंभिक मॉडल फ्रैंकलिन के नाम डेटा के बिना रोजालिंड फ्रैंकलिन की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। ये चीजें कितनी भी दबी क्यों ना हो, अंततः सामने आने का एक तरीका खोज लेती है। उनकी वैज्ञानिक विरासत डीएनए की हर कोशिका में, हर जीवित प्राणी में अंकित है। जिन्होंने अपने समय से आगे बढ़कर देखा। उनका जीवन उनका झूठा हो सकता है, लेकिन उनका प्रभाव अनंत है। फ्रैंकलिन ने अपने काम के लिए जुनून और समर्पण का प्रदर्शन किया, जो सभी शोधकर्ताओं के लिए एक मानक स्थापित करता है। पेरिस में उनके दिन न केवल वैज्ञानिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी परिवर्तनकारी थे, जहां उन्होंने स्थायी दोस्ती बनाई। कोयले पर उनके काम ने उनकी विश्लेषणात्मक शक्ति और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता को प्रदर्शित किया।
विल्किंस के साथ उनका टकराव केवल व्यक्तित्व का टकराव नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी टकराव था। उन्होंने अपने निष्कर्षों को एक सेमिनार में प्रस्तुत किया था, जिसमें जेम्स वॉटसन ने भाग लिया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उनके प्रमुख निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया। यह विडंबना है कि उनकी सबसे बड़ी खोज को उनके जीवन काल में सबसे अधिक नजरअंदाज किया गया। उनकी कहानी अकादमिक संस्थानों को निष्पक्षता और समानता के लिए अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों की जांच करने की चुनौती देती है। रोजालिंड फ्रैंकलिन की विरासत ये मांग करती है कि हम न केवल खोज को वो डीएनए की संरचना की पहेली का एक अनिवार्य टुकड़ा थी, जिसके बिना तस्वीर कभी पूरी नहीं होती।